ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक है। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। मेरा भतीजा गांव से शहर पढ़ने आया तो हमारे घर रहने लगा और मेरी बेटियों को भी पढ़ाने लगा। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वह रोज़ शाम को कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद कर देता था और कमरे में पता नहीं क्या करता था। एक दिन मैं उसके कमरे में छुप गई। फिर यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह तो मेरे पति की अचानक मौत ने हमारी ज़िंदगी को वीरान करके रख दिया था। मेरी तीनों बेटियों को, जो हर बात पर आपस में लड़ती रहती थी, अब बिल्कुल खामोश रहने लगी थी। अपने बाप की जुदाई ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने पापा को खो दिया था और शायद उनके पापा की जगह ज़िंदगी भर कोई नहीं ले सकता था। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। मैं और मेरी बेटी अभी वक्त के साथ साथ सदमे से निकल आए थे, लेकिन हमारी ज़िंदगी में अब पहले जैसी रही थी। घड़ी की सुइयों की टक टक पर हम बस अपने काम करते जा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने हमारी ज़िंदगी के सारे रंग मिटा दिए हैं। फिर मेरा भतीजा मोनू शहर से पढ़ने के लिए आया तो मेरे वीरान से घर में फिर से खुशियाँ छा गई। मोनू के आने से घर में छाई वीरानी ख़त्म हो गई थी और मेरी घर की चिड़ियाँ दोबारा चहकने लगी थी। मोनू ने मेरी बेटियों को दोबारा जीना सिखा दिया था, लेकिन वह मुझसे बहुत ही ज़्यादा शर्माता था। मेरे बच्चों से उसकी जल्द ही बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब सब मिलकर घर में रौनक लाते थे और अपनी बेटियों को खिलखिलाते देखकर मैं जैसे दोबारा से जी उठी। मैं बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। मेरी शादी को 9 साल हुए थे और मेरी 3 छोटी बेटियां थीं। हमारी खुशियों की उम्र बहुत छोटी साबित हुई। मेरे पति कार के एक्सीडेंट में मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। उसी एक हादसे ने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। अपने पति से बिछड़ जाने पर मैं पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन मुझे अपनी बेटियों के लिए ज़िंदा रहना था। विधवा होने के बाद मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं अब दूसरी शादी कभी नहीं करूँगी और अपने बच्चों के सर पर सौतेले बाप का साया नहीं पड़ने दूँगी। मैं अपनी बेटियों के मामले में बहुत ही परेशान थी और किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने एक स्कूल में नौकरी कर ली। सुबह मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजकर और खुद भी स्कूल चली जाती हूँ और वापसी में उन्हें अपने साथ ही ले आती हूँ। मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा नुकसान उठाया था कि मेरा दिल मजबूत हो गया था और अब मैं अकेले ही ज़िंदगी गुजार रही थी। ऐसे में जब मोनू हमारी ज़िंदगी में आया तो जैसे ज़िंदगी में नए रंग आ गया। वह मेरे लिए बिल्कुल मेरे बच्चे जैसा था। कॉलेज में पढ़ने के लिए शहर आया था और मैंने उसे कहा कि वह मेरी बच्चियों को भी पढ़ा दिया करे ताकि मुझे भी कुछ वक्त आराम मिल जाए। मोनू एक बहुत अच्छा लड़का था। कभी मेरे आगे सर न उठाता था, हमेशा सर झुकाकर बात करता था और मुझे इस बात पर बहुत खुशी महसूस होती थी कि मेरी जेठानी ने उसे बहुत अच्छी बातें सिखाई हैं। मोनू मेरी जेठानी का बेटा था, यानी मेरे पति का भतीजा था। मोनू ने मेरे तीनों बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था और जब मैं मोनू उन्हें पढ़ा रहा था, वह तीनों पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छी हो गई थी। उनके पूरे टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, वरना अपने पिता को खो देने के बाद उन तीनों की पढ़ाई बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी। स्कूल से भी उन तीनों की कंप्लेन आने लगी थी, लेकिन मोनू उन तीनों की पढ़ाई को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। वह उन तीनों को पढ़ाते पढ़ाते अपनी पढ़ाई भी पूरा कर लेता और मैं उसके पास बैठकर अपने स्कूल का काम करती। मोनू मेरे और बच्चों के साथ ही कॉलेज के लिए निकल जाता था और हमारे वापस आने के बाद ही घर लौटता था और उनके आने तक मैं खाना तैयार कर चुकी होती थी। लेकिन वह हमेशा अपने कमरे में अकेले बैठकर खाना खाता था। उसे मुझसे बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती थी और मैंने भी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की। उसे 4 साल हमारे साथ रहना था और मुझे भरोसा था कि कुछ ही दिनों में खुद ब खुद वह हमारे करीब आ जाएगा। मोनू के आने से घर में छोटे मोटे काम भी हो जाते थे। घर का सारा सामान भी खुद बाज़ार से लेकर आता और कभी कभी तो वह घर की सफाई भी कर दिया करता था। मुझे मोनू में अपने पति की झलक नज़र आती थी। कहीं न कहीं वह बिल्कुल अपने चाचू जैसा ही था। जब तक मेरे पति मुकेश जिंदा थे, उन्होंने भी हमेशा मेरे इसी तरह साथ दिया था। घर में कामकाज में भी मेरा हाथ बटा दिया करते।
उन्हें भी मोनू की तरह छोटी छोटी बातों का ख्याल रहता था। मेरे और मुकेश की शादी लव मैरिज थी। मुकेश भी अपने भतीजे की तरह शहर पढ़ने के लिए आया था और कॉलेज में हम दोनों की दोस्ती हो गई थी। लेकिन उस वक्त मुकेश का वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए मुकेश हॉस्टल में रहता था। 5 साल तक मैं और मुकेश एक दूसरे के साथ मोहब्बत के रिश्ते में बंधे रहे और जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई तो मुकेश ने अपने घर वालों से मेरे बारे में बात की और सब खुशी से राजी हो गए। मेरे घर वालों तो पहले से ही मुकेश को जानते थे, क्योंकि मैं ज़्यादातर मुकेश की ही बातें किया करती थी। इसलिए जब मुकेश के घर वाले रिश्ता लेकर आए तो मेरे पापा ने फ़ौरन हाँ कर दिए। जिस दिन मैं मुकेश की दुल्हन बनी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई। मुकेश का साथ मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। अपना घर छोड़कर मैं मुकेश के घर चली आई थी और उसके बाद मैंने पलटकर कभी अपना घर नहीं देखा था। मैं मुकेश के साथ बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी गुजारती थी। शादी के 9 साल में भगवान हमें इतनी प्यारी प्यारी बेटियां दिए। मुकेश शादी से पहले ही शहर में नौकरी कर लिया था और हमने शहर में ही घर बना लिया, इसलिए मुझे कभी गांव जाना ही नहीं पड़ा था। मुकेश का बड़ा भाई सुरेश कभी कभी हमसे मिलने आ जाता था और मोनू सुरेश का ही बेटा था। मेरी शादी के वक्त मोनू की उम्र 10 या 11 साल की थी, लेकिन अब एक 18 साल का नौजवान बच्चा था। मेरी शादी और मुकेश की शादी के बाद हम 1-2 बार ही गांव गए थे, लेकिन मुझे गांव की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल लगती थी, इसलिए हम दोबारा कभी गांव नहीं गए। ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बेटियों की जन्म के बाद मोहन ने अपनी नौकरी बढ़ा ली थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुबह मुकेश मुस्कुराता हुआ नौकरी के लिए घर से निकल गया था और फिर लौटकर वापस कभी नहीं आया था। बल्कि थोड़ी देर में ही मुझे पता चला कि मुकेश के कार का एक्सीडेंट हो गया है। यह खबर मेरे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं थी। मैं फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ी और गांव में भी फ़ोन कर दिया था, लेकिन शायद मुकेश हमारे रिश्ते की इतनी ही उम्र लिखवा कर लाया था, इसलिए वह कुछ ही घंटों में मेरा साथ छोड़ गया था। अब भी मुझे जब वह दिन याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी आंखों के सामने मैंने अपने ज़िंदगी के साथी को खुद से बिछड़ते देखा था। अपनी आंखें बंद करते ही उनका चेहरा मेरी आंखों में घूमता था। मुकेश ने जाने से पहले मुझसे वादा किया था कि मैं उनकी बेटियों को बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करूँगी और मैं उस वादे को निभाने की कोशिश कर रही थी। मुकेश का भाई सुरेश भी मुकेश की अचानक मौत पर टूट कर रह गया और मुकेश के मम्मी पापा जिंदा नहीं थे और मुकेश भी सुरेश का इकलौता भाई था। मुकेश की मौत के बाद सुरेश ने हमारे घर आना बहुत कम कर दिया था और जब कभी आता तो अपने भाई को याद करके फूट फूट कर रोने लगता, इसलिए मैं खुद ही सुरेश से फ़ोन पर बात कर लिया करती थी। मुकेश उन्हें बड़ा भाई कहता था, इसलिए मैं भी बड़ा भाई कहती थी। जब उन्होंने मुझसे मोनू की पढ़ाई के लिए उसे शहर भेजने की बात की तो मैंने खुद ही भाई से कहा कि वह मोनू को हॉस्टल में भेजने की बजाय हमारे घर पर भेज दे। मेरा घर मोनू के चाचू का ही घर है और मुझे भी किसी का साथ मिल जाता। मेरी बात सुनकर तो जैसे सुरेश की मुश्किल ही हल हो गई, क्योंकि वह सुरेश को अकेले हॉस्टल में भेजते डर रहे थे। सुरेश ने मुझे बताया था कि मोनू एक बहुत ही सीधा साधा और शर्मीला लड़का है और बहुत जल्दी किसी में घुलता मिलता भी नहीं है। और मैंने खुद भी देख लिया था कि उसे हमारे घर आए 2 महीने हो गए थे, लेकिन उसने अभी तक मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं की, बल्कि जैसे ही मैं उसे बात करती तो वह शर्म से सर झुका लेता और रात को जल्दी अपने कमरे में जाकर बंद हो जाता, जबकि मैं और मेरी बेटी रात को लिविंग रूम में बैठकर एक साथ टीवी देखा करती थी, लेकिन वह कभी हमारे साथ नहीं बैठता था। मेरी तीनों बच्चियों की मोनू से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वह मोनू के कॉलेज के आने के बाद सारा दिन उसके साथ चिपकी रहती थी। मेरी छोटी बेटी तो हर वक्त उसके कंधों पर चढ़कर बैठी रहती थी। मोनू भी उससे बहुत ज़्यादा लाड प्यार करता था और रोज़ ही उसके लिए चॉकलेट लेकर आता था। मैंने कई बार मोनू को मना भी किया था, लेकिन अगले दिन वह फिर चॉकलेट ले आता। पिछले कुछ दिनों में मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब रह रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने भी तबीयत के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा। मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी और ना ही मैं स्कूल से छुट्टी ले सकती थी, इसलिए मैं किसी न किसी तरह खुद को घसीट कर काम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर वक्त मेरी तबीयत बढ़ते गई। जब रात में वक्त मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब महसूस होने लगी तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई। मुझे अपना दम घुटता हुआ
महसूस हो रहा था, इसलिए मैं छत पर चली आई। छत के एक कोने में कमरा पड़ा हुआ था और मोनू उसी कमरे में रहता था। मैं छत पर बैठी गई। मेरी नज़र मोनू के दरवाजे की तरफ गई। आज मुझे ना जाने क्यों इस बात पर एहसास हो रहा था कि हर रोज़ रात होते ही वो जल्दी कमरे में क्यों चला जाता है, फिर सुबह ही वापस निकलता है, जबकि उसके कमरे में तो टीवी भी नहीं था। तो वो इतनी जल्दी अपने कमरे में क्यों बंद हो जाता था। आजकल शहर के माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा था और लड़के को नशे के आदी बनाया जा रहा था। इसलिए मुझे अचानक ही मोनू की फ़िक्र सताने लगी। 18 साल का मासूम सा लड़का था और गांव के सीधे साधे माहौल में पला बड़ा था। मेरे दिल में बार बार यह ख्याल आ रहा है कहीं शहर का माहौल उसे बर्बाद ना कर दे। और जब तक वह शहर में था वह मेरी जिम्मेदारी था, क्योंकि सुरेश ने मुझ पर भरोसा करके उसे मेरे घर भेजा था। अगर वह किसी गलत संगत में पड़ जाता तो मैं सुरेश को क्या मुँह दिखाती। और उसको हमारे घर आए 3 महीने हो गए थे, लेकिन अब तक हम दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी और ना ही ऐसी बातचीत हुई थी कि मैं डायरेक्ट मोनू से कोई सवाल कर पाती। वह तो मुझे देखते ही शर्म से सर झुका लिया करता था। मैं उसे भला कैसे पूछती कि वो रात को जल्दी अपने कमरे में जाकर क्या करता है। इसलिए मैंने सोचा कि ठीक होते ही मैं खुद इस बात का पता लगा लूँगी कि मोनू अपने कमरे में बंद होकर क्या करता है। 2-4 दिन के बाद मेरी तबीयत सही हो गई और जैसे ही मैंने खुद को थोड़ा बेहतर महसूस किया, फिर से मोनू का ख्याल आया। और एक रात जब मेरी बेटियां टीवी देखने लगी थी और मोनू किचन में अपने लिए चाय बना रहा था, तभी मैं चुपके से उसके कमरे में जाकर छिप गई। मुझे मालूम था कि मेरी बेटियां अगले 1 घंटे तक टीवी के आगे से नहीं उठेगी। मुझे मोनू के कमरे में छुपे हुए थोड़ी ही देर गुजरा था कि मोनू अपनी चाय का कप लिए कमरे में आ गया और कमरे का दरवाज़ा बंद करके सुकून से बिस्तर पर बैठ गया। कुछ देर बाद वो आराम से चाय की चुस्कियाँ ले रहा था और मैं दिल में सोचती रही कि ऐसे ही सीधे साधे लड़के पर शक कर रही थी। अगर मोनू को किसी भी चीज़ की लत होती तो ऐसे कैसे होता कि मुझे पता नहीं चलता। वह बहुत शर्माता ज़रूर था, लेकिन मेरी आंखों के सामने ही रहता था। मैंने सोचा कि मोनू जैसे ही इधर उधर होगा या वॉशरूम जाएगा तो मैं चुपके से उसके कमरे के वापस निकल जाऊंगी, क्योंकि अगर उसे यह पता चलता कि मैं उस पर शक कर रही हूँ या उसकी निगरानी रख रही हूँ तो ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। मुझे छुपे हुए कुछ ही देर हुआ था कि मोनू ने उठकर अपनी चाय का खाली कप टेबल पर रखा और फिर वह अपना लैपटॉप लेकर शांति से बैठ गया। उसका चेहरा कुछ टेढ़ा सा था। मुझे उसका लैपटॉप नज़र आ रहा था, जबकि उसकी कमर मेरी तरफ थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा शायद इस वक्त वह पढ़ाई करने में बिजी होता है और मैंने ऐसे ही उसकी जासूसी शुरू कर दी है। खुद ही ना जाने उसके बारे में क्या क्या सोच लिया है। लैपटॉप खोलते ही उसने एक वीडियो लगाई और मेरी होश उड़ गई। वह वीडियो तो किसी और की नहीं बल्कि मेरी थी और अपनी ऐसी वीडियो देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मेरा दिल चाहा कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं जिस भतीजे को सीधा साधा और मासूम सा बच्चा समझ रही थी वह यह सब भी कर सकता है। लैपटॉप की स्क्रीन पर मेरी वीडियो अभी भी चल रही थी, जिसमें मैं अपने बाथरूम में नहा रही थी। फिर बड़ी दिलचस्पी के साथ मेरी वीडियो देख रहा था और बार बार स्क्रीन पर भी हाथ लगा रहा था, जैसे मुझे छूने की कोशिश कर रहा हो। इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और अपनी जगह से निकलकर एकदम मोनू के सामने आ गई। उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं रात में इस वक्त अपनी बच्चियों के साथ नहीं बल्कि उसके कमरे में छुपी हुई हो सकती हूँ। मुझे अपनी नज़रों के सामने खड़ा देखकर उसने फ़ौरन लैपटॉप बंद कर दिया और हकलाते हुए कहने लगा कि चाची आप यहाँ क्या कर रही हैं। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर लगाए और उसे कहा कि मैंने अपनी वीडियो देख ली है और मैं जान गई हूँ कि उसने चोरी छुपे मेरी वीडियो बनाई है। मेरी बात सुनकर मोनू ने अपना सर झुका लिया, कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे कॉलर को पकड़ लिया। मैं जानना चाहती थी कि उसने आखिर मेरे साथ क्यों ऐसा किया, जबकि मैंने तो उसे अपने घर में जगह दी थी और अपना बेटा समझा था। मेरे पति मुकेश उससे बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि वह उनका इकलौता भतीजा था। उसने तो मेरी इज्जत बिखेर कर रख दी थी। उसने कब कैसे और किस तरह मेरी वीडियो बनाई थी मुझे तो इस बात का भी पता नहीं था। और जब मैंने हद से ज़्यादा उसे दोबारा यह सवाल किया तो वह सर झुकाकर कहने लगा कि मैंने आपके बाथरूम में एक कैमरा लगाया हुआ है और मैं रोज़ आपकी
वीडियो देखता हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं हमेशा से ही आपको बहुत पसंद करता था। जब मैं गांव से यहाँ आया तो अपने दिल पर काबू ना रख सका और एक दिन यही बात मैंने अपने कॉलेज के दोस्त को बताई तो उसने मुझे राय दिया कि आपके बाथरूम का कैमरा लगा दूँ और उसमें रात को आपको देखकर सुकून पा लिया करूँ। और ऐसे ही एक कैमरा छुपा दिया था। वह सर झुकाया बड़ी बेशर्मी से अपने पापा को बता रहा था और मैं उसकी इस हरकत पर हैरान थी। मैंने बहुत दिल से उससे पूछा कि तुम्हें ऐसा करते हुए बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हुई? तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारी चाची हूँ, तुम मेरे लिए बेटे की तरह हो। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ा। हंसते हुए कहने लगा कि आप किसी गलत फहमी में जी रही हैं। आपके पति का मौत हो चुका है और अब आप मेरी चाची नहीं रही हैं। और अगर चाचू जिंदा भी होते तो भी आप और मैं एक दूसरे के लिए गैर ही रहते। मैं जब से आपको देखा था आपका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता था और मेरी ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी। ऐसे में मेरे लिए खुद को रोकना बहुत मुश्किल था। और फिर जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ मैंने दोस्त बनाए और उन्होंने मेरे अंदर की ख्वाहिश को और बढ़ा दी और मुझे ज़िंदगी का एक ऐसा चीज़ सिखाया जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। मैं आपको चाची की नज़र से बिल्कुल भी नहीं देखता और मेरे लिए आप एक औरत हैं जिसके आगे पीछे कोई मर्द नहीं है। उसकी बात सुनकर मैंने उसके मुंह पर एक और थप्पड़ लगाया। उसने बड़ी आसानी से मुझे सच का आईना दिखाया था जो मैं देख नहीं पा रही थी। देखा जाता तो वह ठीक है, लेकिन बहुत बेशर्मी से कह रहा था कि मैं और वह एक दूसरे के लिए गैर थे और मुझे उसे अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि इस तरह मेरे भरोसे को तोड़ेगा और अपनी हद पार कर जाएगा। मैंने फ़ौरन उसके लैपटॉप से अपनी सारी वीडियो डिलीट की और यह देखकर मेरे हाथ पाँव कांपने लगे थे कि उनके लैपटॉप में मेरी बहुत ज़्यादा वीडियोस थी। मैंने उसे कहा कि वो अभी और इसी वक्त का अपना सामान लेकर निकल जाए क्योंकि अब मेरे घर में उसकी कोई जगह नहीं है। वह कहने लगा कि वह मुझसे मोहब्बत करने लगा है और मुझे अपनाना चाहता है। मैंने कड़ी नज़र मोनू पर डाली और उसे कहा कि मैं कोई तमाशा नहीं चाहती, इसलिए बेहतर यही है कि वह खामोशी से हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से निकल जाए। मैंने उसे कहा कि मैं सुरेश को इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन दोबारा कभी वह मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। मेरी बात सुनकर उसने खामोशी से अपना सामान समेट लिया था। मैं जानती थी कि वह उम्र के जिस हिस्से में था उसमें लड़के जज्बात में आकर गलती करते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह इस तरह आगे निकल जाएगा। मोनू ने रात के अंधेरे में खामोशी से मेरा घर छोड़ दिया था। मैंने अपनी बेटियों को अपनी आगोश में ले लिया था। मोनू खुद तो चला गया था, लेकिन मुझे अपना और गैर के बीच का फ़र्क बहुत अच्छे से समझा दिया था। मैं जान गई थी कि भगवान ने हर रिश्ते में इसलिए हद रखी है ताकि इंसान को कोई नुकसान न उठाना पड़े। मुझे यकीन था कि जैसे जैसे मोनू अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मैंने सुरेश को इस बारे में कुछ नहीं कहा। मोनू ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया था। मैं अब अपनी ज़िंदगी में कभी किसी इंसान पर भरोसा करने वाली नहीं थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताओ और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले दोस्तों। धन्यवाद।